नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो दोस्तों आज आपको हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये आपको हिंदी पेडागोजी की अब टेंशन ख़त्म कर देनी है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी की हम आपके लिए कई क्लास ले चुके हैं। आपकी कंटेंट बेस्ड भी क्लास ले चुके हैं हिंदी पेडागोजी की। और दोस्तों, ये क्लास है आपकी हिंदी पेडागोजी की। इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन को आपको व्याख्या सहित बताएंगे और पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सीटेट 2022-23 नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न देखें हिंदी पेडागोजी। और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन है, इन्हें एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। आपको बताना है द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी होगी। व्यतिरेकी विधि होगी, सिद्धांत प्रणाली होगी, या व्यास प्रणाली होगी, या तुलना विधि होगी। कौन सी होगी ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसके बारे में बात करें तो दोस्तों द्वितीय भाषा की शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी होती है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि व्यतिरेकी विधि होती है। आपकी व्यतिरेकी विधि ये होती है आपकी। अब दोस्तों आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताना है। दोस्तों, द्वितीय भाषा की तुलनात्मक विधि व्यतिरेकी विधि होती है। व्यतिरेकी विधि क्या होती है। व्यतिरेकी विधि भाषा शिक्षण की व्यवहारिक तरीका है, जो किसी भाषा युग्म के समानताओं एवं अंतरों का वर्णन करके भाषा को सुगम बनाने पर जोर देती है। इसलिए इसे कभी कभी अंतरात्मक विधि भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात करें व्यतिरेकी की विधि की, दोस्तों ये भाषा युग्म के समानताओं एवं अंतरों का वर्णन करके भाषा को सुगम बनाती है, और इसीलिए इसे दोस्तों कभी कभी अंतरात्मक विधि भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मौन वाचन का प्रकार है द्रुत वाचन, संवेद वाचन या अनुकरण। दोस्तों अनुकरण वाचन की बात करें तो अनुकरण मतलब होता है नकल, एक तरह से किसी को देखकर सीखना। और दोस्तों द्रुत वाचन होता है जल्दी जल्दी से बोलना और सीखना। तो दोस्तों मौन वाचन इसमें से कौन सा है। मौन कोई भी नहीं है। दोस्तों पहले क्या होता था, मौन करके शिक्षा ली जाती थी, लोग अंतर ध्यान होके सीखते थे। इनमें से मौन वाचन का प्रकार कोई नहीं है। आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। आपका यहाँ पर क्या पूछा गया, नहीं है, तो इसे टिक कर लें, क्योंकि नहीं है वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। दोस्तों सस्वर वाचन, शुद्ध उच्चारण, कविता पाठ या प्रतिलिपि। दोस्तों कविता पाठ क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो कविताएं पढ़ते हैं और बच्चे उनमें आनंदित हो जाते हैं और उनका आनंद लेते हैं कविता का, काव्य का, और उसे आनंदित में और मजे मजे में कविता सीख लेते हैं। दोस्तों शुद्ध उच्चारण में बच्चे को बोलना सिखाया जाता है कि इसे कैसे पढ़ना है। और सस्वर वाचन में मतलब क्या होता है, दोस्तों टीचर पढ़ता है, अध्यापक पढ़ता है, उसके साथ साथ बच्चे पढ़ते जाते हैं, उसे सस्वर वाचन कहते हैं। दोस्तों किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है, तो दोस्तों प्रतिलिपि का ये कौशल है, इससे संबंधित नहीं है। दोस्तों प्रतिलिपि के बारे में बात करें कि प्रतिलिपि क्या है। दोस्तों प्रतिलिपि का संबंध बोलने के कौशल विकास से नहीं है, इसका संबंध लेखन कौशल के विकास से है।
प्रतिलिपि का संबंध किससे होता है? लेखन कौशल के विकास से। इसके बारे में ये पॉइंट है, ये जान लें, ये लिख लें या ये आते जरूर हैं। जबकि शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन एवं कविता पाठ सभी का संबंध बोलने के कौशल के विकास से है। दोस्तों बोलने के कौशल के विकास के बारे में बात करें तो इसके ये हैं 3, शुद्ध उच्चारण है, सस्वर वाचन है एवं कविता पाठ। इनका बोलने के कौशल के विकास से संबंध होता है। लेकिन प्रतिलिपि की बात करें तो प्रतिलिपि का संबंध कौशल यानी कि इनका बोलने से नहीं होता है, इनका लेखन कौशल से होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका क्वेश्चन है, भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? वाचन, लेखन, श्रवण, उच्चारण। दोस्तों अगर इसकी बात करें, ये कौशल हैं, ये 4 प्रकार के कौशल होते हैं आपके। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आपके 4 कौशल हैं। शुभोपली। तो दोस्तों सबसे पहले बच्चे को सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। दोस्तों भाषा कौशल में सबसे पहले आपके श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो सुनेगा और उसका अनुकरण करेगा, उसी के अनुसार बोलेगा। तो उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं। भाषा कौशल में सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। इस तथ्य को ऐसे समझा जा सकता है कि नवजात शिशु सर्वप्रथम सुनता है, तब उसका अनुकरण करके छोटी छोटी ध्वनियाँ उच्चारित करता है। भाषाई कौशल के संदर्भ में निम्नलिखित क्रम प्राप्त हैं: श्रवण, उच्चारण, पठन, लेखन। यही है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आपका यही था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पाठ्य पुस्तक कौन कथन संगत नहीं है? कौन सा कथन संगत नहीं है ये आपको बताना है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत हैं। पाठ्य पुस्तक कच्चा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अभी से आप लिख लें 100%। ये क्वेश्चन आपको सी-टेट पेडागोजी में देखने को मिलेगा, हिंदी पेडागोजी में मिले या आपके ईवीएस में मिले, मैथ में मिले, बाल विकास में मिले, आपका ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों इसकी अगर बात करें तो पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत हैं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ये संगत है। पाठ्य पुस्तक कच्चा शिक्षण का प्रमुख साधन है, ये भी बात सही है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक से ही अध्यापक तो बिना पाठ्य पुस्तक के पढ़ा देगा, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, और अध्यापक भी बिना पाठ्य पुस्तक के नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसे ये ज्ञान नहीं होगा कि इस क्लास में कौन सा सिलेबस है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, ये बात भी सही है। साध्य नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर इसमें बात करें पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं है। दोस्तों पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन होती हैं, शिक्षण का साधन होती हैं, ना कि साध्य। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं है, यह कथन संगत नहीं है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन यानी कि सहायक सामग्री होती हैं, ना कि साध्य यानी कि उद्देश्य। यही कथन असंगत है, जबकि शेष सभी संगत हैं। दोस्तों आपका क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। दोस्तों भाषा शिक्षण हो चाहे कोई भी शिक्षण हो, उसमें TLM का यूज बताया गया है, पूछा गया है TLM का यूज क्या है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या इसे ही श्रव्य दृश्य साधन बोलते हैं। विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, शिक्षण में विविधता लाना, रोचकता का संचार करना, मनोरंजन करना। दोस्तों दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग का मुख्य प्रयोजन पूछा गया है, तो दोस्तों इसका शिक्षण में विविधता लाना ये भी होगा, रोचकता का संचार करना ये भी होगा, मनोरंजन भी हो जाएगा।
लेकिन विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। दोस्तों, जब विद्यार्थी की विभिन्न इंद्रियां क्रियाशील हो जाएंगी तो उसमें शिक्षण में विविधता भी आएगी, रोचक भी हो जाए, मनोरंजन भी होगा। दोस्तों, छात्र है आपका, वो अच्छे से जब भी सीखेगा जब उसकी विभिन्न इंद्रियां क्रियाशील हो जाएंगी। जैसे कि दोस्तों, अभी आप मेरी वीडियो देखेंगे फ़ोन पर, तो दोस्तों आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आपके हाथ भी काम करेंगे, कान भी काम करेंगे और आपका आंखें भी काम करेंगी। तो दोस्तों, ये दृश्य श्रव्य साधन है जिससे आपकी विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील हो जाएंगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन सही हुआ। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थी की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना है। यही बात बताई थी, क्योंकि जिस अधिगम में जितनी अधिक इंद्रियां यानी कि ज्ञानेंद्रियां भाग लेती हैं, वह अधिगम उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है। दोस्तों, जितने ही अधिगम की इंद्रियां भाग लेंगी यानी कि दृश्य श्रव्य, देखेंगे भी, सुनेंगे भी, तो उतना ही शिक्षण अधिगम प्रभावशाली हो जाएगा आपका। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है समाचार वाचन, व्याकरण शिक्षा, मौन वाचन, सस्वर वाचन। दोस्तों, अगर आप अर्थ ग्रहण करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपका मौन वाचन होता है। मौन वाचन मतलब कि आप एकाग्रचित होकर आंख बंद करके और मन ही मन में पुस्तक को पढ़ते हैं, तो उसका अर्थ ग्रहण होता है। दोस्तों, मौन वाचन अर्थ ग्रहण के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए मौन वाचन अधिक उपयोगी है। व्याकरण शिक्षा से भाषागत शुद्धता का विकास होता है। सस्वर वाचन से उच्चारण की शुद्धता का विकास होता है। दोस्तों, मौन वाचन से क्या होता है, इससे अर्थ ग्रहण के कौशल का विकास होता है। और व्याकरण शिक्षा से क्या होता है, भाषागत शुद्धता का विकास होता है व्याकरण शिक्षा से। और सस्वर वाचन से आपका क्या होता है, उच्चारण की शुद्धता का विकास होता है। और प्रतिलिपि से क्या होता है आपका, दोस्तों प्रतिलिपि बची है तो उसे क्यों छोड़े, प्रतिलिपि होती है उससे आपकी लेखन कौशल का विकास होता है। तो ये चारों सीख लिए यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर बने। एंड में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके 100% सीटेट में पूछे जाएंगे और एक एक क्वेश्चन से आपको 4-4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। क्या दोष है वर्तमान परीक्षा प्रणाली में? इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती। यह विद्यार्थियों द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करता। इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। दोस्तों, वर्तमान में परीक्षा प्रणाली में ये सभी दोष हैं आपके। इसमें दोस्तों संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। और दोस्तों, यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन भी नहीं करती है। इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। तो आपके डी यानी कि सभी सही होगा। क्वेश्चन है आपका, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है निबंधात्मक प्रश्नों से, बौद्धिक परीक्षण से, प्रोजेक्टिव परीक्षण से या उपलब्धि परीक्षण से। दोस्तों, हिंदी शिक्षण की अगर बात करें तो दोस्तों उसमें उपलब्धि की जांच की जा सकती है। दोस्तों, उपलब्धि की जांच की बात की जाए तो ये साधारण सी बात है कि उपलब्धि की जांच उपलब्धि परीक्षण से की जाएगी। यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपलब्धि परीक्षण से। आपका डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन कथन उपयुक्त नहीं है? निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन से वस्तुपरता का अभाव रहता है। मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। दोस्तों, निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन से वस्तुपरकता का अभाव रहता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका हो सकती रहती है, ये भी बात सही है। दोस्तों, हम लोग कहते हैं कि इंटरव्यू को ख़त्म किया जाए। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो अंदर इंटरव्यू लिया जा रहा है तो उसमें पक्षपात हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ पता नहीं रहता, ना उसमें कोई लिखित
ब्यौरा रहता है। तो दोस्तों इसमें आपके पक्षपात होने की आशंका रहती है, ये आपका बिल्कुल सही है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि जो क्रियात्मक परीक्षाएं हो रही उनमें शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास नहीं होता है, इससे ज्ञान का विकास होता है, उसे कितना ज्ञान अर्जन उसने किया है। वस्तुनिष्ठ की बात करें तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ कैसा होता है, जैसे कि आपके ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक चुनना है, तो ये वस्तुनिष्ठ हो गया। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है, यह कथन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा का उद्देश्य ज्ञानात्मक परीक्षा करना होता है, शेष सभी उपयुक्त कथन है। ये दोस्तों बहुत मुश्किल से स्लाइड बनाई हुई है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे? अनदेखा नहीं करना है, ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, ये सही है। देखते हैं नेक्स्ट। बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ये भी सही है। उसे डांटेंगे कि वह कच्चा भाषा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, एनईपी 2020 ये सभी कहते हैं कि उस बच्चे की मातृभाषा को प्रथम स्थान दिया जाए। दोस्तों उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है, आप क्या करेंगे? आपको करना है दोस्तों। तो दोस्तों हम उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बी ऑप्शन सही हुआ। पढ़ाना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? भाषा की संरचना की समझ, भावात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल। दोस्तों आपका कौन सा सही नहीं होगा? दोस्तों पढ़ाना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? भाषा की संरचना की समझ, भावात्मक संबंध, वर्णमाला करने याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल। दोस्तों इसकी अगर बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि वर्णमाला याद करने का कौशल ये कोई अनिवार्य नहीं है, तो जो गलत है वही सही होगा। बच्चे में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी दें। ये बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत प्यारा लगा, ये हमें 50% देंगे इसे। उन्हें कविताएं याद हों, ऐसा नहीं है, उसे रट्टू नहीं बनाना है। उन्हें मुहावरे याद हों, ऐसा भी नहीं है, ये वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। दोस्तों बच्चा पढ़ने आ रहा है स्कूल में, उसके माँ बाप फीस दे रहे हैं, तो वो क्या वक्ता के साथ रखेंगे? ऐसा ये कदापि नहीं होगा, ये किंचित नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। उन्हें मुहावरे याद हों, ऐसा भी नहीं है। दोस्तों बच्चे में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। अगर वो आज़ाद होंगे तो वो अच्छे से सीख जाएंगे, यानी कि 14 का आपका ए ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं औपचारिक कथन, अनौपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन, तर्कसंगत कथन। दोस्तों वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, दोस्तों जो सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं आपसी व्यवहार में, तो उसे अनौपचारिक कथन कहा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन सही होगा। औपचारिक कथन क्या होता है? दोस्तों औपचारिक कथन होता है यानी कि समय, उसका पूरा मर्यादा, जैसे कि आप किसी को लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं आप, तो ये औपचारिक कथन में आएगा। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक, संज्ञानवादी। कौन सा प्रस्तुत किया है ये आपको बताना है दोस्तों वाइगोत्स्की को अगर बात करें तो वाइगोत्स्की आपके सामाजिक और सांस्कृतिक थे। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत
और दोस्तों संज्ञानवादी की बात करें तो आपके तो संज्ञानवादी के कौन थे? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक सह प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। दोस्तों यह एक भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं है ये पूछा गया है। यह एक सह प्रक्रिया है, ये बात आपकी सही है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, ये भी सही है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों बच्चे को नियम बनाना नहीं सिखाया जाता है। आपका डी ऑप्शन सही हुआ। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। दोस्तों भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है, ये आपको बताना है। क्या आधार है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं। दोस्तों इसकी अगर बात करें तो आपकी भाषा का उपलब्ध परिवेश होता है, वही भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर होता है। भाषा का उपलब्ध परिवेश। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ये बात बिल्कुल गलत है आपकी। बच्चे की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये बात सही है। बच्चे के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, ये भी सही है। बच्चे के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, ये बात भी गलत है। आपके दो ऑप्शन कट गए, दो बचे। अब बताना है इनमें से कौन सा 50% है, कौन सा 100% है। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो दोस्तों ये बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चे की बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों के अनुभवी भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, ये सही होगा आपका। आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि बच्चे के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये दोस्तों आपके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। इन्हें एक बार नहीं 2 बार देख लें और जो हमने एक्सप्लेनेशन बताया है उसे ज़रूर देख लें अच्छे से, क्योंकि दोस्तों एक्सप्लेनेशन में हम जो लिख देते हैं हो सकता है हमने वो नहीं बोला हो, तो एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लें और इन्हें याद रखें, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और ये नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सपोर्ट करते रहें। मैं हिंदुस्तानी निहाल आपका सदा आभारी रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।